स्वागत है आपका जेएमबी भारत पर। एक प्रधानमंत्री ऐसा भी इस सीजन के पहले एपिसोड में आज बात करेंगे भारत के उस प्रधानमंत्री के सुने व अनसुने किस्सों के बारे में जिसकी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच थी, लेकिन जिसके इरादे हिमालय से भी विशाल थे। उन्नीस की लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं 6 फुट 2 इंच का हूं और भारत का वो प्रधानमंत्री 5 फुट 4 इंच का है। वो मुझसे क्या बात करेगा? इतना अहंकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मन में था। वहीं एक पत्रकार ने दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री जी, जनरल अयूब खान कहते हैं कि वो 6 फुट 2 इंच के हैं और आप 5 फुट 4 इंच के। लड़ाई होने वाली है, लड़ाई के बाद आप क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनरल साहब ठीक कहते हैं, लड़ाई पूरी हो जाने दीजिए, हम दोनों मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन हश्र ये होगा कि अयूब खान नजर झुकाकर बात कर रहे होंगे और मैं नजर उठाकर बात कर रहा हूंगा। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान जैसे राष्ट्रीय नारे को देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कही। साल 1964 में जब 27 मई को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। देश की नई व्यवस्था में उत्तराधिकारी पहले से तय करने की कोई परंपरा या सिद्धांत भी नहीं था। ऐसे में नेहरू के निधन के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री यानी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के कई दावेदार या उम्मीदवार थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बन जाना पहले से तय नहीं था और ना ही वे कोई बहुत ज्यादा ताकतवर दावेदार थे। शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना संयोग भले ही नहीं कहा जाए, लेकिन उनका नेहरू का उत्तराधिकारी बनना स्वाभाविक भी नहीं था। वे एक गांधीवादी नेता थे, लेकिन उनका पार्टी में शीर्ष नेताओं के बीच प्रमुखता से छा जाना अचानक नहीं हुआ। कहा जाता है कि नेहरू ने अपने अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री को काफी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी थीं, जिससे पार्टी में यह संदेश गया कि वो उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में तैयार कर रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गुलजारी लाल नंदा, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई शामिल थे, जो शास्त्री की दावेदारी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। गुलजारी लाल नंदा तब गृह मंत्री के पद में जिम्मेदारी को संभाल रहे थे और इस लिहाज से मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर गुलजारी लाल नंदा ही थे। मोरारजी देसाई, जिनका मंत्रिमंडल के बाहर बहुत गहरा प्रभाव था, जयप्रकाश नारायण का भी अपना करिश्माई व्यक्तित्व था। शास्त्री जी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि वे नेहरू के विश्वास पात्र थे। जब 1964 की शुरुआत में नेहरू जी बीमारी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, तब उनका सारा काम शास्त्री जी ने ही देखा था। नेहरू के बाद वैसे तो बहुत से नाम उछले, लेकिन धीरे धीरे बात मोरारजी देसाई और शास्त्री पर आकर टिक गई। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष कामराज की सबसे बड़ी चिंता पार्टी की एकता को कायम रखना भी था। शास्त्री और मोरारजी की दावेदारी के बीच शास्त्री का पलड़ा भारी होने की 2 वजह बताई जाती हैं। एक, खुद कामराज मोरारजी देसाई के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो मोरारजी देसाई के खिलाफ थे। इसके अलावा मीडिया में एक खबर आई जिसके मुताबिक कहा गया कि मोरारजी देसाई के पक्ष में उनके समर्थक दावेदारी कर रहे हैं। इससे पार्टी में यह संदेश गया
कि मोरारजी देसाई महत्वाकांक्षी नेता है। बताया जाता है कि यह खबर ही मोरारजी के खिलाफ गई और अंततः शास्त्री के नाम पर मोहर लग गई। मोरारजी देसाई की यह खबर मशहूर दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने प्रकाशित की थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में भी अपनी इस खबर और उसके प्रभाव का जिक्र किया था। कहा यह भी जाता है कि इस खबर ने मोरारजी देसाई की छवि को बहुत प्रभावित किया था, लेकिन कई लोग नहीं मानते कि केवल इस खबर के आधार पर मोरारजी देसाई शास्त्री से पिछड़ गए थे। शास्त्री के पक्ष में नेहरू का नाम होना एक बहुत बड़ी वजह था, जो उन्हें एक अलग ही कद दे दिया गया था। दूसरा, कामराज मोरारजी के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि वे मोरारजी को चुनकर पार्टी की एकता को खतरे में डाल देंगे। खुद कामराज ने शास्त्री के चुने जाने पर बहुत खुशी जाहिर की थी। तमाम चर्चाओं के बाद मोरारजी देसाई को मनाया गया कि वे अपनी दावेदारी वापस ले लें। 31 मई 1964 को कांग्रेस कार्य समिति ने लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू का उत्तराधिकारी यानी देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि खुद शास्त्री जी अपने आप को दावेदार नहीं मानते थे। खुद शास्त्री जी का मानना था कि नेहरू का उत्तराधिकारी इंदिरा ये जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। लाल बहादुर शास्त्री अपने सादगी व विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इस बात का पता इन बातों से लगाया जा सकता है कि कई बार शास्त्री जी के ऐसे चरित्र को सारी दुनिया ने देखा, जहां उन्होंने अपनी विनम्रता और सादगी का परिचय दिया। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे। तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा लिखा जाता था। उन्हें नाम के साथ सरनेम लगाना पसंद नहीं था। उन्होंने स्कूल जाने की उम्र में ही निश्चय कर लिया था कि अपने नाम के आगे से वर्मा हटाएंगे। यह बात उन्होंने घर में अपने माता पिता व अन्य सदस्यों को बताई। घर के सदस्यों ने लाल बहादुर की इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगले दिन लाल बहादुर अपने साथ परिवार के एक सदस्य को लेकर स्कूल पहुंचे और उनके जरिए हेडमास्टर के पास अपना निवेदन पहुंचाया। उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर सिर्फ लाल बहादुर बुलाया जाए। बात उस समय की है जब स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1925 में लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री बताना और लिखना प्रारंभ कर दिया। शास्त्री की यह पहचान उनके सरनेम से नहीं, बल्कि उनकी अर्जित की गई शिक्षा से बनी थी। स्वाभाविक ही इस पहचान को उन्होंने गर्व से अपनाया और अपने व्यक्तित्व व कार्यों की बदौलत इसे पूरे देश का गौरव बना दिया। एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए। दुकान का मालिक शास्त्री जी को देख बेहद खुश हुआ। उसने उनके आने को अपना सौभाग्य माना और स्वागत सत्कार किया। शास्त्री जी ने कहा वे जल्दी में हैं और उन्हें 4-5 साड़ियां चाहिए। दुकान का मैनेजर शास्त्री जी को एक से बढ़कर एक साड़ियां दिखाने लगा। साड़ियां काफी कीमती थी। शास्त्री जी बोले, भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियां नहीं, कम कीमत वाली दिखाओ। मैनेजर ने कहा, सर आप इन्हें अपना ही समझिए, दाम की तो कोई बात ही नहीं किया।
यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी दुकान पर पधारे। शास्त्री जी उसका आशय समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तो दाम देकर ही लूंगा। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उस पर ध्यान दो और कम कीमत की साड़ियां ही दिखाओ और कीमत बताते जाओ। जब मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियां दिखानी शुरू की तो शास्त्री जी ने कहा, ये भी मेरे लिए महंगी ही हैं और कम कीमत की दिखाओ। ये घटनाक्रम आज के उन सारे नेताओं के लिए एक सबक है जो आज ग्लैमर और चकाचौंध में जी रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के अलावा इलाहाबाद से 2 बार सांसद भी रह चुके थे। उनका यह नारा इतना चर्चित हुआ कि बाद में हर सभा का हिस्सा बन गया। लाल बहादुर इंटर कॉलेज से रिटायर हुए शिक्षक मंगल देव द्विवेदी बताते हैं कि मेजा के उर्वा मैदान में भाषण के दौरान शास्त्री जी ने कई बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में यह नारा देशभक्ति का प्रतीक बन गया। आधिकारिक तौर पर यह नारा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। इस नारे को भारत के राष्ट्रीय नारे का दर्जा प्राप्त है, जो भारतीय सेना के पराक्रम और त्याग के साथ ही किसानों के श्रम को भी दर्शाता है। एक किस्सा लाल बहादुर शास्त्री का यह भी है कि जब शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्हें एक दिन अकस्मात मुंबई जाना पड़ गया। शास्त्री जी के जाने के लिए जो रेलगाड़ी में सफर करने के लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा तैयार किया गया, जब गाड़ी चलने लगी तो उन्हें ठंड लगी, जबकि बाहर गर्मी की हवाएं या लू चल रही थी। यह सोच के शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफी ठंडक है लेकिन बाहर गर्मी है। शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट, जिसका नाम कैलाश बाबू था, कहा, जी सर, इस डब्बे में आपकी सुविधा हेतु कूलर लगवाया गया है। शास्त्री जी ने तिरछी निगाह से कैलाश बाबू की तरफ देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लगवाया गया है, वो भी बिना मुझे बताए? क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने आगे कहा कि लोगों का सेवक होने के कायदे से तो मुझे भी 3rd क्लास में चलना चाहिए, किंतु तो ऐसा नहीं हो सकता, तो जितना हो सकता है उतना तो करना ही चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री का एक किस्सा यह भी है कि जब वो अपनी मां से मिलने के लिए बनारस में आए तो उनकी मां ने उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो? तो शास्त्री जी ने कहा कि मां, मैं रेलवे में बाबू हूं। तब बाद में अधिकारियों ने उनसे पूछा कि सर, आप रेल मंत्री हैं, अपनी मां से आपने ऐसा क्यों कहा कि आप रेलवे में नौकरी करते हैं और रेलवे में बाबू हैं? तब उन्होंने अधिकारियों को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां बड़ी भोली है। ये मैं अगर अपनी मां को बता देता कि मैं रेल मंत्री हूं तो वो गांव में सभी को ये बात बताती और गांव वाले उनको कोई काम करने के लिए कहते तो शास्त्री जी वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि शास्त्री जी ने अपने जीवन में कभी किसी की सिफारिश नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लाल बहादुर शास्त्री के विषय में एनालिसिस सही लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शास्त्री जी की महान भूमिका के बारे में और ताशकंद में हुई लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत के विषय में।
तब तक के लिए नमस्कार।